Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Shafiq Ahmed and today I'm going to solve paper of FBR, Federal Board of Revenue. FBR का जो रिटन पेपर हुआ था 21 नवंबर का, पोस्ट थी यूडीसी एंड स्टेनोटाइपिस्ट बैच 1। तो ये पेपर आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंग्लिश पार्ट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंग्लिश का है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लाई इज ए lay, B, laid, C, land, D, none of these। अब अक्सर जो सवाल आते हैं फेडरल में उनमें ये क्वेश्चन होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम समझे कि पास्ट पार्टिसिपल है क्या। हम जब वर्ब सीखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हम कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं पास्ट सिंपल, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब है हमें सवाल में पूछा गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कौन सी है, लाए की। ए ऑप्शन ले, बी ऑप्शन है लेड, सी लैंड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो 3 क्वेश्चन का आंसर होगा सी लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लूरल ऑफ द नाउन ड्वार्फ इज डैश। अब ड्वार्फ जो है सिंगुलर नाउन है तो इसका प्लूरल क्या होगा, जैसे हम कहते हैं बॉय का बॉयज, लीफ का लीव्स, तो इस तरह ड्वार्फ का क्या होगा। ऑप्शन ए ड्वार्फ्स, बी ऑप्शन ड्वार्फ्स, नंबर सी ऑप्शन ड्वार्फ्स, डी ऑप्शन नन ऑफ देम। अब आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, हो सकता है स्क्रीन क्लियर ना हो। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है DWARVES, बी ऑप्शन DWARVS, सी ऑप्शन DWARFES, डी ऑप्शन नन ऑफ देम। अब सबसे पहले मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 4, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बैंड इज। अब बैंड का भी आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल। ए ऑप्शन बैंडेड, बी ऑप्शन बाउंड, सी ऑप्शन बाइंडेड, डी ऑप्शन नन ऑफ देम। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा डी नन ऑफ देम, क्योंकि बैंड का जो पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म है वो होगा बैंड। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लूरल ऑफ द नाउन ड्वार्फ इज डैश। ए ऑप्शन ड्वार्फ्स, बी ड्वार्फ्स, सी ड्वार्फ्स, डी नन ऑफ देम। अब ऑप्शन ए में लिखा हुआ है DWARVES, ऑप्शन बी DWARVS, ऑप्शन सी DWARFES, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। अब फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा ए। अब इसके दोनों हो सकते हैं, एक तो ड्वार्फ्स जो ए ऑप्शन है और दूसरा ड्वार्फ्स, जैसे हम इसको कह सकते हैं DWARFS, ड्वार्फ्स नहीं होगा ड्वार्फ। तो सी ऑप्शन भी हो सकता था लेकिन इसमें ई आ गया तो ये रॉन्ग ही, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ए ऑप्शन इज करेक्ट ड्वार्फ्स। इसका ड्वार्फ भी हो सकता है और ड्वार्फ्स, उसकी स्पेलिंग है DWARFS, तो ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लूरल ऑफ द नाउन नेग्रो इज डैश। ए नेग्रोज, बी नेग्रोस, सी नेग्रोस, डी नन ऑफ देम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट, नेग्रोज। अब देखें प्लूरल जो नाउन है उसमें वेरिएशन होती है, कोई इरेगुलर होते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, फुट फीट हो गया, और दूसरे जो कॉमन है बॉय का बॉयज। तो आपको जो इरेगुलर आपको उनके रूल्स आने चाहिए, याद भी होने चाहिए। तो नेग्रो का होगा नेग्रोज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन इंग्लिश ग्रामर डी shows the difference of sex. A personal pronoun, B gerund, C adjective, D none of them। अब कौन सा इसमें से ऑप्शन है
जो हमें इंग्लिश ग्रामर में हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेंडर या सेक्स कौन सा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन। अब अगर जुमले में लिखा होगा ही या शी तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई सेक्स। नंबर 8 क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ मिसेज इज डैश, ए और बी ऑप्शन और सी और डी, नन ऑफ देम। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो 8 का होगा डी, नन ऑफ देम। Question number 9. A noun that denotes lifeless thing is said to be dash. A. Indefinite noun. B. Neuter gender. C. Objective noun. D. None of them. अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो 9 क्वेश्चन है वो जेंडर्स ऑफ नाउन में से। देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन। ए मैस्कुलाइन, बी फेमिनाइन, सी कॉमन, डी न्यूटर। मैस्कुलाइन जो नेम्स होते हैं वो मेल नेम होते हैं, फेमिनाइन फीमेल नेम्स, कॉमन विच कैन बी मेल और फीमेल, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई उनमें से, और जो न्यूटर होते हैं वो लाइफलेस। तो अब क्वेश्चन पूछा गया, अ नाउन दैट डिनोट्स लाइफलेस, लाइफलेस जो नॉन लिविंग हो, तो इसमें होगा ऑप्शन डी करेक्ट, न्यूटर। 9th B is correct option. Number 10, the feminine of manager is dash. A female manager, B lady manager, C both A and B, D none of them. अब देखें ये मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पास पार्टिसिपल के हैं या प्लूरल नाउन्स के हैं, और पार्ट्स स्पीच में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अब जो फेमिनाइन लिखना है तो ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैनेजर से, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 10th का होगा डी ऑप्शन, नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 11, द फादर डैश द सन टू रिमेन ऑनेस्ट इन लाइफ। आई रिपीट, द फादर डैश द सन टू रिमेन ऑनेस्ट इन लाइफ। ऑप्शन ए एडवाइज्ड, ऑप्शन बी एडवाइज्ड, ऑप्शन सी एडवाइसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। अब क्वेश्चन के नेचर को देखें, लिखा हुआ है द फादर डैश द सन टू रिमेन ऑनेस्ट इन लाइफ। अब देखें आपको ए और बी ऑप्शन सेम लगते होंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस है। जो फर्स्ट ए है ऑप्शन एडवाइज्ड, ये एडवाइज्ड है, स साउंड एडवाइज्ड, ये नाउन है, और जो बी ऑप्शन है उसमें एडवाइज्ड है, वो है वर्ब। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द फादर एडवाइज्ड द सन to remain honest in life. Question number 12. He went to dash in the canal. A. Bathed. B. Bath. C. Bath. D. None of them. अब A ऑप्शन में देखें, BATHED, bathed. B में है BATHE, C ऑप्शन में BATH। अब देखिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, he went to, तो जब आपने went यूज कर लिया तो to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो ए ऑप्शन बात नहीं होगा। अब ऑप्शन बी और सी में से कंफ्यूजन है, इनमें से कौन सा होगा। जो बी ऑप्शन है BATHE, ये बात है वर्ब, और सी ऑप्शन है BATH, बात, ये नाउन है। तो अब इसमें यूज करेंगे हम बी ऑप्शन वर्ब, ही वेंट टू बाथ इन द कैनाल। सो बी ऑप्शन इज correct, BATHE. Our is a kind of dash pronoun. A. Possessive. B. Nominative. C. Accusative. D. None of them. Our जो है वो कौन सा इसमें ऑप्शन में से करेक्ट है। अब our हम यूज करते हैं possessive, जो we can simply say possession, जो belonging हो, जो ownership, तो इसमें होगा our. Our is a A option is correct, possessive. 14 question, she is dash than I. She is dash than I. A. More pretty. B. Most pretty. C. Pretty. D. Prettier. अब देखें इसमें कंफ्यूजन कितनी क्रिएट की गई इस क्वेश्चन में। जो ऑप्शन होगा आपका वो आपको अब बताना है। अब कैसे मालूंगा कौन ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हम जब दो लोगों की बात कर रहे हैं तो इसमें कंपैरिजन दो में होता है, शी और आई का। तो इसका मतलब है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो हमें यूज करनी है कंपैरेटिव डिग्री।
क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले सोचें, हमें आइडेंटिफाई करें कि जो लफ्ज यूज हुआ है प्रीटी, तो इसकी तीनों डिग्रीज कौन सी हैं। तो जो कंपैरेटिव होगी हम वो यूज करेंगे। वर्ड एडजेक्टिव जो यूज हुआ है वो है प्रीटी। पहली बात तो प्रीटी का पॉजिटिव होगा प्रीटी, कंपैरेटिव होगा प्रीटियर, और जो थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव जो लास्ट है वो होगा प्रीटिएस्ट। अब देखें, अब कंफ्यूजन करने के लिए मोर और मोस्ट यूज हुआ है। इन वर्ड में दोनों में मोर मोस्ट नहीं यूज होगा। मोर मोस्ट उन वर्ड्स में यूज होता है एडजेक्टिव में जो टू या मोर देन सिलेबल्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। तो हम उसमें कह सकते हैं कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ए और बी दोनों गलत हैं। अब हमें देखना है कि प्रीटी, तो ये सिंपल एडजेक्टिव है पॉजिटिव, तो ये यूज नहीं होगा। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन होता भी दो में है, तो ये होगा इसमें डी ऑप्शन, she is prettier than I. Question number 15. The correct preposition to be used in the sentence, she died dash cancer. Option A, with. Option B, by. Option C, over. Option D, none of them. Which option is correct in 15 question? D option, क्योंकि इसका correct answer is she died of cancer. तो D option is correct. Number 16, of wealth and health, the dash is the most important. A, letter. B, letter. C, latest. D, none of them. अब देखें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों है, इनका साउंड सेम है, हमें ये सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अब पहले हम समझें कि जो फर्स्ट ए ऑप्शन वाला लेटर है LATER, इसका क्या मतलब है। LATER, इट इज यूज फॉर टाइम, और सिंपली वी से आफ्टरवर्ड्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि बाद में। और जो ऑप्शन 2 है ऑप्शन बी जो है LATTER, इसका मतलब है द लास्ट ऑफ द two things, or we can say we use this letter when we refer to the second of two person or things mentioned previously. अब मैं इनको सेंटेंस में आपको यूज करके बता रहा हूँ। LATER, इसका सिंपली होगा शफीक said that he would call me later. LATER, कि शफीक ने कहा कि मैं बाद में कॉल करूंगा, बाद में। अब बी ऑप्शन में जो यूज हुआ है LATTER, इसका देखें मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, वी हैव अ डॉग एंड अ कैट, ऑफ द टू द लेटर मेक्स लेस नॉइज। द LATTER लेटर मीन्स दो चीजों में से। अब आप खुद देखें इनमें क्या होगा ऑप्शन, ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ, द लेटर LATTER, मीन इन दोनों में से जो लास्ट है हेल्थ, द लेटर is the most important. So B option is correct. Number 17, she covered her face with the dash. A, will. B, well. C, well. D, well. अब स्पेलिंग्स में देखें, A में लिखा हुआ है WAIL, B में लिखा हुआ है कि ऑप्शन में VAIL, C में है VEIL, D VALE। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है CVEIL। सिंपली भी इसको हम कहते हैं कि पर्दा करना, और इंग्लिश में क्लोथिंग और अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्न बाय वुमेन। तो ये औरतें यूज करती हैं हिजाब वगैरह। तो VEIL, C ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 18 क्वेश्चन, इन अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस dash इज नॉट रिक्वायर्ड। A, सब्जेक्ट, B, ऑब्जेक्ट, C, वर्ब, D, नन ऑफ दीज। जो पैसिव वॉइस सेंटेंस हम यूज करते हैं उसमें कौन सा इनमें से पार्ट ऑप्शन है जो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड नहीं भी होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ड, ऑब्जेक्ट, या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट। सबसे पहले हम समझें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का, कि समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी फॉर सब्जेक्ट टू बी देयर इन अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूं, द सीक्रेट हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड। I repeat, the secret has already been disclosed. The secret is an object and disclosed is a verb. The meaning is fully clear even without a subject. अब इस सेंटेंस हमने सब्जेक्ट यूज नहीं किया। मोस्टली सब्जेक्ट हिडन भी होता है और हमें मालूम नहीं भी होता है, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
Number 19, he has been living in this house dash 5 years. A, from, B, since, C, till, D, for. कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फॉर। अब मैं आपको बता दूं क्यों। सिंस से फॉर में फर्क है। सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें स्टार्ट ऑफ टाइम मालूम हो कि कब से हमने एक्शन स्टार्ट किया था या कब स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब हमें स्टार्ट और एंड मालूम हो किसी एक्टिविटी का या कोई भी हमने कुछ वर्क किया हो, तो हमें स्टार्ट और एंड मालूम हो उस एक्टिविटी का, एक्शन का, तो हम यूज करते हैं फॉर। टाइम पीरियड मालूम हो तो देखें 5 साल, वी कैन काउंट इट, सो वी यूज फॉर। अगर स्टार्ट होता के एग्जाम्पल के 2001 से, तो हम कह सकते थे इसमें 2001 से कब तक, या कोई टाइम पीरियड होता है कि 5 बजे से, तो वो हम मालूम नहीं कब खत्म हुआ, तो हम उसमें यूज करते हैं सिंस। तो ये काउंटेबल है 5 years, वी नो स्टार्ट एंड एंड, सो वी यूज he has been living in this house for 5 years. Number 20th question, complete the proverb, a stitch in time saves dash. A option 11, B option 12, C option 10, D none of these. So which option is correct? Okay, so D option is correct, क्योंकि इसका right answer है a stitch in time saves 9. अब इस proverb की meaning है if you sort out a problem immediately it may save a lot of extra work. तो अगर आप शुरू में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आगे आप अपना बहुत कीमती टाइम बचा सकते हैं, टाइम ज़ाया होने से आप उसको बचा सकते हैं। नंबर 21, the word troop means a lot collection of dash. The word troop, TROUPE, means a collection of dash. A, actors, B, players, C, trees, D, flowers. So which option is correct in 21 question? 21 answer is A option correct, actors, क्योंकि इसका मतलब है a collection of dancers, actors और entertainers. तो option A is correct. Number 22 question, the sound produced by horse is called dash. A, jingle, B, neigh, C, scream, D, squeak. अब जो साउंड होता है हॉर्स का वो कौन सा होता है? सो इसका आंसर करेक्ट है बी, नी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था आज का पेपर जो मैंने सॉल्व किया एफबीआर का। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आप हमें कमेंट बताएं और आप हमें बताएं कि ये आपको पेपर जो मैंने सॉल्व किया इंग्लिश पार्ट आपको कैसे लगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।